अगर पुस्तक के दो चित्र हम देखें, पहला चित्र हमें नजर आता है जहां पे पहाड़ी एरिया है, लद्दाख का है। पहला चित्र जो है लद्दाख का है, इसको लेह लद्दाख कहते हैं। पहले ये जम्मू और कश्मीर का हिस्सा था, लेकिन आज ये केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। लेह लद्दाख के बारे में कुछ मुख्य बातें इसमें पढ़ रहे हैं। अगर आप इसको डिटेल से पढ़ें देखेंगे तो ये एक प्रकार से रेगिस्तान भी है। रेगिस्तान क्यों है? क्योंकि ये जो स्थान है ये पहाड़ी क्षेत्र है और ये ज्यादातर समय बर्फ से ढका रहता है और इनका जो जीवन है वो बर्फ पे ही निर्भर करता है। यहाँ तक कि जो पीने का पानी है, पीने के पानी के लिए भी ये बर्फ जब पिघलती है तो उससे ये पीने के पानी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ एक प्रकार से सूखा रेगिस्तान भी है। पेड़ पौधों की संख्या कम है बर्फ के कारण, क्योंकि ज्यादातर बर्फ पड़ती रहती है। जब बर्फ पिघलती है तो सूखा एरिया नजर आता है, तो इसलिए हम इसको रेगिस्तान भी कहते हैं। दूसरा, अगर हम यहाँ की खेती बाड़ी के बारे में या पशु पक्षी के बारे में इनका जो जीवन देखें, इसमें बताया गया है कि ये जो गाय या और विशेष रूप से बकरी जो पालते हैं, इसके साथ अन्य पशु भी है, लेकिन जो बकरी एक विशेष महत्वपूर्ण यहाँ पे इसलिए है, जो पश्मीना ऊन है, ऊन को आप जानते हैं, जो सर्दियों में हम कपड़े डालते हैं वो ऊनी वस्त्र डालते हैं सर्दी से बचने के लिए। लेकिन जो यहाँ से एक पूरे देश में दुनिया में एक जो ऊन है जिसका नाम है पश्मीना ऊन, उसकी जो शाल बनती है, शाल जो हम चादर के रूप में ओढ़ते हैं, महिलाएं या पुरुष भी ओढ़ते हैं, और वो बहुत महंगी होती है। इतनी महंगी होती है कि आम आदमी उसको खरीद नहीं सकता, लाखों में है उसकी कीमत होती है, और अमीर लोगों के लिए वो बनती है ज्यादातर। तो इसलिए पश्मीना जो शाल है यहाँ की बड़ी प्रसिद्ध जो वस्तु है। दूसरा, हम देखते हैं यहाँ से मध्य एशिया तक व्यापार का भी रास्ता खुलता है। भारत में जो मध्य एशिया से लोग इस रास्ते से व्यापार होता था पहले, और व्यापार में मसाले और रेशम या दूसरे चीजें वो लेते थे, ले जाते थे और ले आते थे पहाड़ियों के रास्ते। एक और हम यहाँ से देख पाते हैं भी जो तिब्बत है, तिब्बत का भी यहाँ से बहुत नजदीक रास्ता है, और तिब्बत के रास्ते से जो तिब्बती जो बौद्ध है वो भारत में आए हैं। तो यहाँ का जो बड़ा प्रभाव है बौद्ध संस्कृति का, इसलिए जो लद्दाख में बहुत सारे जो लोग हैं, अधिकतर लोग बौद्धिस्ट है, बौद्ध है, बुद्ध को मानने वाले हैं। अगर हम दूसरी बात हम देखें, वहाँ पे मुस्लिम लोग भी रहते हैं, मुसलमान इस्लाम धर्म को मानने वाले भी बहुत काफी संख्या में लोग रहते हैं। और अगर दोनों संस्कृतियों का जो मेल झोल, यहाँ बताने का मकसद यही है कि जो विविधता है, देखो वहाँ पे इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग भी रहते हैं, बुद्ध को भी मानने वाले लोग भी रहते हैं, और हिंदू धर्म के भी लोग रहते हैं, और कुछ दूसरे धर्मों के भी लोग रहते हैं। अगर हम सभी को देखें वो बहुत अच्छे तरीके से आप उसमें मेल जोल करके रहते हैं। तो जो कि एक विविधता का हमारा अंग है, विविधता में एकता का जो परिचय लद्दाख हमें देता है। उसी तरीके से दूसरे चित्र में हम देखें, इस चित्र को आप ध्यान से देखें, नीचे आपको एक समुद्र का चित्र नजर आएगा और यहाँ से जाल नजर आएंगे आपको। इस चित्र में आप देख पा रहे हैं कि कुछ जहाज है, समुद्री किश्तियां हैं, उसमें आप देखेंगे, और एक बहुत लंबी सी बोट है जिसके ऊपर काफी सारे लोग बैठे हैं। अगर उसको आप कहीं न कहीं समाचारों में भी देखते हैं, बोटिंग की जो रेस होती है, इनका जो प्रसिद्ध खेल है वहां का केरल के लोगों का, उसमें काफी सारे लोग एक ही किश्ती में बैठते हैं समुद्र में, और मतलब रेस होती है, एक पूरा गेम है। जैसे हमारा यहाँ कबड्डी हम खेलते हैं या क्रिकेट खेलते हैं, तो उनका एक पूरा मतलब प्रसिद्ध गेम है केरल के लोगों का। तो जो केरल है वो दक्षिणी पश्चिमी किनारे पे स्थित है भारत के, और समुद्र के किनारे स्थित है। केरल बहुत ही उपजाऊ कृषि के क्षेत्र में अगर देखें, वहां की जो भूमि है काफी उपजाऊ है, पहाड़ी क्षेत्र भी है, लेकिन भूमि इतनी उपजाऊ है कि वहां पे जो मसालों के लिए वो प्रसिद्ध है, मसालों के लिए जाना जाता है। आप देखेंगे लौंग, इलायची, काली मिर्ची, सारी चीजें
मसाले वहाँ से दूर दूर तक व्यापार भी होता है, दूसरे देशों में भी मसाले भेजे जाते हैं। तो केरल मसालों के लिए प्रसिद्ध है और पूरे देश में और दूसरे देशों में भी इसके मसाले प्रसिद्ध है। तो हम एक बात भी पहले जानते भी हैं और कई बार हम एक चुटकुले के माध्यम से देखते हैं कि भाई बच्चों बताओ कि वास्को डी गामा भारत में कब आया था। कई बच्चे मजाक के रूप में कहते हैं जी सर्दियों में आया था। क्यों आया था? निकल जी वो कंबल ओढ़ रहा था, कोट ओढ़ रहा था। तो इसका मतलब जो वास्को डी गामा पुर्तगाली नाविक था वो 1498 में केरल में ही आया था, कालीकट की बंदरगाह पे। और जो कालीकट है वो केरल में है, समुद्र किनारे। तो ये पुर्तगाल से आया। इसी तरीके से दूसरे देशों से लोग हमारे देश में आए, व्यापारी बन के आए, अरबी लोग आए, यहूदी आए, ईसाई आए और अलग अलग जैसे ईसाई धर्म के जो दूत के रूप में सर थॉमस भी आए। तो ये सारे केरल में रहे, केरल में बसे, केरल में इन्होंने अपनी संस्कृति को स्थापित किया। एक हम देखते हैं इब्न बतूता लगभग 2000 साल पहले केरल में आया। वो मुसलमान था और मुस्लिम धर्म के मानने वाले बहुत सारे लोग केरल में रहते हैं। बड़े इज्जतदार लोग हैं, व्यापारी है, साधन संपन्न लोग हैं। और इसके साथ साथ जो दूसरे धर्म के लोग रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, यहूदी भी रहते हैं और हिंदू भी रहते हैं। तो एक पूरा सामंजस्य है केरल में। अगर केरल के लोगों का आप खान पान देखें, आप हमें पता है भी समुद्र किनारे रहने वाले ज्यादातर लोग जो है उनका जीवन मछली पालन से जुड़ा हुआ है। और मछली का जो भोजन है वो भोजन के रूप में मछली का प्रयोग करते हैं खाने के लिए। और मछली पालन एक उनका महत्वपूर्ण काम है, मतलब आमदनी का बड़ा स्रोत है। और उसमें मछली पालने के लिए, मछली पकड़ने के लिए जो जाल वगैरह है वो चीनी चट्टी एक शब्द इसमें आया है। आप देखेंगे चीन का भी उसमें महत्वपूर्ण, चीनी लोग भी वहां से व्यापार के रूप में आते हैं। और ये सारे के सारे दो चीजें जो हम तुलना कर रहे हैं, एक तरफ मतलब उत्तर भारत में बिल्कुल जो ऊपर सिरे पे उत्तर पश्चिमी हिस्से में लद्दाख है, दूसरी तरफ दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में केरल है। भारत के हम अगर देखें अलग अलग क्षेत्र में सभी जगह जो लोग हैं अलग अलग विश्वास के, अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग रीति रिवाजों के, परंपराओं वाले लोग हैं, लेकिन सारे मिला के हम सभी भारतवासी हैं। मतलब विविधता में एकता है। इसलिए हम कहते हैं विविधता की जो समझ है वो हमें इस तरीके से समझनी पड़ेगी कि भारत में सभी लोग मेल जोल से रहते हैं और तभी उसको हम विविधता का जो पहलू है उसको समझ पाएंगे। तो एक चित्र इसमें अगर हम आगे पाठ को आगे लेके चले तो एक चित्र दिखाया गया है स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस जो भारत को आजादी मिली, जो लाल किले का चित्र इसमें दिखाया गया है। काफी भीड़ लोगों की वहां पे जमा है और भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू संबोधित कर रहे हैं लोगों को। और उसमें उनकी एक पुस्तक भी है भारत एक खोज, जिसमें उन्होंने भारत के बारे में, संस्कृति के बारे में, भारत के लोगों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी लिखी है। और दूसरा हम देखते हैं कि जो राष्ट्रगान है हमारे देश का जो प्रस्तुति है उसका भी वर्णन इसमें रविंद्रनाथ टैगोर का जो लिखा हुआ राष्ट्रगान है उसका भी इसमें बताया गया है। हम हर रोज विद्यालय में राष्ट्रगान का गायन करते हैं। और एक कविता के रूप में इसमें दिखाया गया है, कविता आपने पढ़नी है, दिन खून के हमारे प्यारे भूल न जाना। ये कविता जब हमारा जो आजादी का आंदोलन चल रहा था उसमें प्रस्तुत की गई कविता, उस समय की कविता है, लोगों को मोटिवेट करने के लिए। और आप इसको अच्छी तरह इसका गायन करेंगे, इसका वाचन करेंगे, पढ़ेंगे, याद रखेंगे। फिर जो विविधता की पहलू जो है, हम सारी चीजों को मिला के आखिर में ये कह सकते हैं कि विविधता में एकता है। क्यों है? जैसे भारत की आजादी का आंदोलन सब लोगों ने मिलकर लड़ा। सभी लोग चाहते थे चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी संप्रदाय को हो, किसी भी विश्वास वाले हो, रीति रिवाज किसी के जैसे अलग हो, सभी ने मिलके अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई जो लड़ी है, आजादी का आंदोलन जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ, वो हमारी विविधता में एकता को दिखाता है। तो इसलिए भारत में विविधता है, विविधताओं के होते हुए भी एक एकता है। तो ये इस पाठ का हमारा जो मकसद यही है कि विविधता को हम समझें, वे कौन सी चीज है हमारी विविधता है, ये हमारे देश की
ये जो है मतलब महत्वपूर्ण विशेषता है। मतलब ये हमारी संस्कृति, अगर कुछ और विषय में देखें वे सांस्कृतिक जीवन हमारा विविधता में विविधता दिखाता है, इतिहास भी हमारा विविधताओं का है और भूगोल भी हमारा विविधताओं का है। अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग जगह, अलग अलग प्रकार की हमारी जो पृथ्वी का जो स्वरूप है, भूगोल, रीति रिवाज और परंपराएं हमारी सभी की अलग अलग है। उसके बावजूद भी हमारा जो है मेल जोल एक जैसा है। तो ये विविधताओं के हमारे पहलू है। इन विविधताओं के पहलुओं को समझना ही इस पाठ का हमारा उद्देश्य है। जब आप इस पाठ को ध्यान से पढ़ोगे, हर एक जो साथ में जो चित्र दिए हुए हैं उस चित्रों को समझोगे और जो बीच बीच में कुछ अलग से टॉपिक दिए गए हैं छोटे कॉलम के रूप में, उसमें कोई न कोई विचार, कोई न कोई जानकारी इस प्रकार की दी गई है, उसको भी आप अच्छी तरह समझोगे। तो कुल मिला के ये जो अध्याय है हमारा विविधता की समझ, मैं समझता हूँ कि आपकी जो इस छोटी उम्र में ही समझ बन जाएगी तो आगे चल के भी आप एक देश के अच्छे नागरिक बन पाएंगे। भी विविधता क्या है और विविधताओं में हमने कैसे जीना है, ये हमारी समझ इस बार इस पाठ को पढ़ने के बाद हमारे सभी बच्चों की बन जानी चाहिए। इसी के साथ आपने इसके जो प्रश्न उत्तर करने हैं, जब आप इस पूरे पाठ को अच्छी तरह समझ लोगे तो ये प्रश्न उत्तर करने में आपको बहुत आसानी रहेगी और मैं उम्मीद करता हूँ आप इसके प्रश्न उत्तर भी अच्छे से लिखोगे और अच्छे से समझोगे। तो बच्चों, आपने ये पाठ पुनः अच्छी तरह पढ़ना है और इस पाठ को आपने पूरा का पूरा समझ पैदा करनी है। धन्यवाद।